नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीरियस कॉमेडी शो में। आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अनीता यादव जी का व्यंग गुरु गुड़ ही रह गया। वर्तमान शिक्षण प्रणाली में प्रतियोगिताएं न हो तो विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास जरा असंभव सा है। यदि कुछ संभव है तो वो है प्रतिभाशाली महानुभाव का इन अमुक प्रतियोगिताओं में जज यानी निर्णायक मंडल का सदस्य बनना। मैं भी एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से छटांक भी कम नहीं। ये आप अब तक जान गए होंगे, जो नहीं जान पाए वे आज जान जाएंगे। तो जनाब क्या कहूं, कविता मुझसे दूर भागती है और मैं कविता से। इस भागम भाग का सिलसिला यूं ही चलता रहता यदि मेरे एक शुभचिंतक ने मुझे एक महाविद्यालयी प्रतियोगिता का जज नहीं बना दिया होता। पते की बात तो ये कि प्रतिभा मुझ अकिंचन में कूट कूट कर भरी थी, तो ना कहने का प्रश्न ही नहीं उठा। और दूसरे, प्रसिद्धि का थोड़ा लुत्फ भी चखने के लिए मन अंदर ही अंदर कुलांचे मार रहा था, जंगली हिरण माफिक। अब ऐसा भी नहीं था कि आयोजक महोदय मेरा सानिध्य पाने को आतुर थे। असल में मानदेय राशि के बिना मुझ जैसा अपरिग्रह व्यक्तित्व ही स्वीकृति दे सकता था। इसके अतिरिक्त भी बात कुछ और भी थी। शुभचिंतक जी अपने परम भक्त शिष्य को पुरस्कार दिलाने की कड़ी मंशा हृदय के एक कोने में जबरदस्त तरीके से पाले हुए थे। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग अलार्म के अभाव में कुक्कुट पाल लेते हैं, जो उन्हें दोहरा फायदा कराते हैं। सुबह समय से उठाना और नाश्ते की टेबल पर अंडा नाश्ता अतिरिक्त मिलना। इस तरह एक तीर से दो शिकार ही नहीं, बल्कि लाठी के बिना सांप मारने में भी शुभचिंतक जी पूरी तरह सक्षम निकले। इस कृत्य से वे अपनी सक्षमता सहित विलक्षणता दिखा गए। अब सारा दारोमदार मेरे इन बाहुबली कंधों पर था, जो न केवल एहसान भाव से बल्कि कविता अज्ञान से भी झुके जा रहे थे। अब चूंकि एहसान फरामोशी तो मुझ में कूट कूट कर भरी थी और गाहे बगाहे रिश्ती भी रहती थी, ठीक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के गटर सरीखे। अब मुझे जरूरत थी तो केवल एक गुरु की, जो इस कविता अज्ञान से उबार दे, और अगर ऐसा न भी हो सके तो कम से कम इतना कर दे कि अज्ञान के बावजूद मुझ पर असमय पड़े उत्तरदायित्व की पूर्ति का संबल देकर इन झुके कंधों को सीधा होने का आशीर्वाद दे सके। फिर अचानक मस्तिष्क में जैसे एक बिजली सी कौंध गई और एक परमवीर नाम मस्तिष्क पटल पर वैसे ही फ्लैश हुआ, जैसे आम सी खबरों को हमारे हिंदी न्यूज चैनल बड़े ही वीरता पूर्वक ब्रेकिंग न्यूज का नाम देकर टीवी स्क्रीन पर फेंक सनसनी फैला देते हैं। जनाब खुद को बड़ा कवि मानते थे, पर उनके विषय में लोगों के उनसे अलहदा विचार थे कि महाशय कविता का क भी नहीं जानते और न ही बुद्धिजीवी के रूप में चर्चित हैं। और हाँ, साहित्य का तो इन जनाब ने 100 भी नहीं पढ़ा था, पर हाँ, जजमेंट कला में पूर्णतः निपुण और पारंगत होने का कितनी बार सबूत दे चुके थे। हर तरह की प्रतियोगिताओं में बेहिचक बिन बुलाए मेहमान की तरह उसी भांति चले आते थे, जैसे लड़की की शादी में कुछ मुफ्त खोर बिना जेब ढीली किए घुसकर न केवल स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं, बल्कि खाने में भी मीन मेख निकाल दूल्हे वालों को प्रसन्न होने का अवसर भी उपलब्ध करा देने का मादा रखते हैं। उनके विषय में मेरे द्वारा कुछ भी कहना छोटा मुंह बड़ी बात होगी। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि यदि उनके व्यक्तित्व और चरित्र पर वार्ता की जाए तो कई किताबें छप जाने योग्य सामग्री मिल जाएगी। वैसे भी आजकल सामग्री ही तो महत्वपूर्ण है, फिर चाहे लेखक हो या कि शोधार्थी, सबके सब किनारे बैठकर मोती पाना चाहते हैं। गहन गंभीर सागर में डुबकी लगाने की न तो इच्छा है, न समय और न ही कुवत। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में भी चोरी की वारदातें निरंतर बढ़ रही हैं। अब कार चोर बंटी चाहे न पकड़ा जाए, पर ये चिंदी चोर पकड़ में आ ही जाते हैं। पुलिस द्वारा इनकी धुलाई की खबरें नहीं मिलती, भविष्य में मिलने लगेंगी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अजी कहां आपने मुझे इन साहित्यिक चोरों के चिंदी चोरों में उलझा दिया। चलिए पुनः मेरे नए नवेले गुरु प्रसंग पर चर्ची आते हैं। तो जनाब, केवल उनके कुछ एक चारित्रिक गुणों से ही काम चलाना पड़ेगा हमें। असल में समय नहीं है ना, फिर प्रतियोगिता भी तो जल्द ही शुरू होने वाली है। अब समय की कीमत तो हर व्यक्ति को पता होनी ही चाहिए। अब देखिए ना,
समय के अभाव में हम अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी कहाँ मिल पाते हैं। ये तो अच्छा हुआ इस टेक्नोलॉजी का, जिसका बेहतरीन इस्तेमाल कर हम तीज त्योहार से लेकर शादी विवाह तक के ग्रीटिंग घर बैठे ही आस पड़ोस तो क्या विदेशों में भी भिजवा देते हैं। कितना खर्च बच जाता है ना। वो बात अलग है कि सेल्फी लेने के लिए हम जैसे कितने महानुभाव कैसी कैसी जगहों की तलाश कर कितना पैसा खर्च करके वहां पहुंच जाते हैं। सेल्फी की सेल्फी हो जाती है और नई जगह देखने को मिल जाती है, सो अलग। और इतना ही क्यों, जान की परवाह भी तो नहीं करते। आखिर एक हिलेरियस पोस्ट भी तो डालनी होती है ना, फेसबुक पर। अब पड़ोसियों से बात करने की जहमत कौन उठाए। अजी इसमें भी फायदा हमारा ही है। कैसे? अरे भाई, रोज एक कटोरी चीनी, एक कप दूध जैसी चीजें इस महंगाई के जमाने में यूं ही उधार सुधार थोड़ी न दी जाती हैं। अब हम तो इस पड़ोसी नामक प्राणी को ज्यादा जानते नहीं, पर दादी बताती थी कि कैसे उनके पड़ोसी हमेशा घर से इसी तरह की सामग्री मांगते रहते थे। सो मैंने और मेरे जैसे कितने लोगों ने शपथ ली कि अपने स्मार्टफोन के साथ रह लेंगे, पर ऐसे ओवर स्मार्ट पड़ोसियों से बच के रहेंगे। मित्रों, अब प्रतियोगिता शुरू ही हुई समझिए। तो चलिए गुरुजी के कुछ एक और गुणों की चर्चा कर ली जाए, जिसकी वजह से वे खुद चर्चा केंद्र बने रहते हैं। तो जनाब, उन महाशय मेरे आदर्श गुरु के चेहरे पर गूढ़ गांभीर्य सदा विराजित रहता है, जैसे कुछ एक लोगों की कुंडली में शनि रहता है। हास्य रस के दौरान भी ओष्ठ फैलाव को वे सप्रयास रोके रखते, ठीक हरियाणा और पंजाब की भांति। गर्मी के मौसम में दिल्ली की जलापूर्ति को रोक उसे प्यासी मारने के पीछे क्या लक्ष्य रहे हैं, क्या हम दिल्ली वासी नहीं जानते। अब क्या कहें, जब दिल्ली की अपनी जमुना ने ही न केवल मुंह मोड़ लिया बल्कि रूप बदल नदी की बजाय गंदा नाला बन गई, तो ऐसी धमकियां पड़ोसी देने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं। अब प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तित्व में कुछ और हो ना हो, अकड़ जरूर होती है। सो इन महाशय में भी इतनी अकड़ कि पहने कपड़े उतरने पर भी अकड़े रहते, और आलम ये कि पत्नी को उनका वस्त्र प्रक्षालन खड़े खड़े ही करना पड़ता। पर मजाल कि इनकी या उनकी अकड़ में थोड़ी भी सिलवट पड़े। जब मैंने अपनी दुविधा अमुक गुणी गुरु के सम्मुख पेश की, तो पहले मन ही मन मुस्काए और फिर गुरुतर भार वहन करने वाले महापुरुष की भूमिका में उत्तर गंभीरता की चादर ओढ़ मेरे कान के पास मुंह लाकर बोले, देखो अनुजा, जजमेंट यानी निर्णायक भूमिका के लिए विषय ज्ञान की नहीं, गूढ़ गांभीर्य की दरकार है। ये गांभीर्य न हो तो भी अभिनय तो कर सकती हो कि नहीं? यदि नहीं तो चली जाओ, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। दूसरे, तुम ये भूल जाओ कि तुमसे कोई उच्च है, यानी महसूस हो कि तुम सर्वोपरि हो। ये गुर मंच से जुड़े हर कार्यक्रम में तुम्हारा नाम काम बुलंद करेंगे। ये अहंकार भाव होना उतना ही लाजिमी है जितना हमारी धमनियों में रक्त। साफ है, अहंकार खत्म, बड़प्पन खत्म। अब तक मैं चुप थी, पर अब मेरे संस्कार बोल उठे और एक प्रश्न दागने का साहस कर बैठी। पर गुरुजी, अहंकार तो व्यक्ति को ले डूबता है। रावण भी तो अपने अहंकार के कारण ही मारा गया था। अहंकार नदी में उतरोगी तभी तैरोगी, डूबना अगला चरण है। नालायक, बिना अहंकार तुम्हारी नाव तैर जाए तो मेरा नाम बदल दियो। जवाब सुनकर मैंने सांप के फन की भांति मुंह उकासने वाले सवालों का मुंह कुचल डाला। उन्होंने आगे कहा, तीसरे, कागज और पेन का चोली दामन का साथ समझते हुए चाहे लिखो कुछ भी ना, पर वे निरंतर गतिमान दिखने चाहिए सामने वाले को। और हाँ, एक बात और, सम्मुख रखे बिस्कुट और चिप्स जैसे भोज्य भूख न होते हुए भी ऐसे कुतरने हैं कि चूहा भी शर्मा जाए।